हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज बात होगी, क्या मध्य प्रदेश बनेगा कैपिटल ऑफ माइंस? जी हां, मध्य प्रदेश लगातार अपनी खनिज संभावनाओं को तलाश रहा है। मध्य प्रदेश लगातार अपनी खनिज संपदाओं को देश दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश लगातार देश दुनिया के निवेशकों को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित कर रहा है। वो इसलिए ताकि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़े, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण बढ़े। ये तमाम प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार के हैं और यही वो कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने तमाम अलग अलग अंचलों में जाकर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव तो किया ही है, साथ ही वहां की संभावनाओं को तलाश कर, वहां की संभावनाओं को ब्रांड बनाकर निवेशकों के सामने लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगर खनिज के लिहाज से देखें और पूरे देश के खनिज के लिहाज से अगर समझें तो मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान पूरे देश के माइंस सेक्टर्स की अगर देखें तो उसमें होता है। और अब मध्य प्रदेश उसी को अगर देखें तो उसी को शोकेस करने का प्रयास भी लगातार कर रहा है। मध्य प्रदेश ने माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। जी हाँ, 17 और 18 अक्टूबर को माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन रखा था। आज पहला दिन था, कल उसका दूसरा दिन होगा। और संयोग ये देखिए कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंध्य अंचल में यानी कि रीवा में एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। और साथ साथ 23 तारीख को मध्य प्रदेश की सरकार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है वो रीवा में 23 अक्टूबर को आयोजित करने जा रही है। विंध्य अंचल मध्य प्रदेश में खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। कई संभावनाएं मध्य प्रदेश में विंध्य अंचल में हैं और उससे पहले भोपाल में माइनिंग कॉन्क्लेव का होना क्या मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण है, इस पर आज बातचीत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान होंगे। सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मध्य प्रदेश को बहुत करीब से जानते हैं। हमारे साथ शिव कुमार विवेक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मध्य प्रदेश को आप भी बहुत करीब से लंबे समय से देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिव कुमार विवेक जी, आपका भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश में आखिर किस तरीके से माइनिंग की संभावनाओं पर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए कहें या एक स्टोरी के जरिए करें, वो बताने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, देश की खनिज संपदा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा राज्य देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है एवं विभिन्न खनिजों के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। मैंगनीज और कॉपर अयस्क के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, रॉक फॉस्फेट में दूसरा, चूना पत्थर में तीसरा और कोयला उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों का देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। पन्ना के मचकवा हीरा खदान में वर्ष 2024 में पुनः उत्पादन प्रारंभ किया गया है। यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख कैरेट हीरा उत्पादन का लक्ष्य है। साथ ही छतरपुर के बंदर हीरा ब्लॉक, जिसमें 32.2 मिलियन कैरेट का भंडार है, नीलामी के लिए तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्थित मलांज खंड खदान भारत की सबसे बड़ी कॉपर अयस्क खदान है, जहां से प्रतिदिन 5,000 से 10,000 टन कॉपर अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ये खदान भारत के कुल कॉपर अयस्क भंडार का लगभग 70% हिस्सा रखती है। ये खदान देश के कॉपर अयस्क उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जिसमें सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बैतूल एवं छिंदवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड की नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड एवं वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अधीनस्थ कई खदानें संचालित हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भी कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। इनमें सिंगरौली जिले की सासन कोयला खदान भारत की बड़ी निजी क्षेत्र की कोयला खदान में से एक है।
जो कि अपने विशाल खनन उपकरणों एवं उत्पादन के लिए जानी जाती है, जो राज्य एवं राज्य की ऊर्जा की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्यों में से एक है, जिसमें सतना, रीवा, कटनी, पन्ना, दमोह, नीमच और धार जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट, इस्पात और रसायन उद्योगों में होता है। चूना पत्थर का प्रदेश में देश का मात्र 9% भंडार होने के बावजूद मध्य प्रदेश देश के चूना पत्थर उत्पादन में 15% का योगदान करता है। यहाँ प्रचुर मात्रा में कोयले, चूना पत्थर और अन्य आवश्यक संसाधनों के कारण भारत की सीमेंट उत्पादन क्षमता में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है, जो प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन यानी CBM राज्य निवेशकों और खनन धारकों को व्यापक सहायता प्रदान करता है एवं खनन परियोजनाओं के संचालन हेतु विभिन्न विभागों से वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने में सहयोग प्रदान करता है। राज्य की प्रचुर संसाधन, अनुकूल नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ मध्य प्रदेश खनन उद्योग में निवेश और विकास के असीमित अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस सोच को साकार करने हेतु 2015 में खनिज कानून संशोधन के साथ जिला खनिज निधि यानी DMF की स्थापना की गई। अब तक 7,531 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बना रही हैं। मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन विभाग खनिज ब्लॉक नीलामी में भी अग्रणी रहा है। आज की दिनांक तक प्रदेश में 78 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश को देश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राज्य को जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा मुख्य और गौण खनिज नीलामी के लिए प्रथम पुरस्कार भी मिला है, जो राज्य के खनिज संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता का प्रमाण है। मध्य प्रदेश में जो खनन कॉन्क्लेव कहें, खनिज कॉन्क्लेव कहें, माइन कॉन्क्लेव कहें, उसका शुभारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इसका शुभारंभ किया है और मध्य प्रदेश की सरकार ने तमाम निवेशकों को ये बताने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से रेड कारपेट के साथ उनका स्वागत कर रही है और क्या कुछ संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं। शुभारंभ अवसर पर क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने, वो भी आपको सुनाते हैं। सरकार से अभी रखी गई है 4% इन्फ्लेशन लिया, 1% डेप्रिसिएशन ऑफ विजावी डॉलर हुआ, तो इन डॉलर टर्म्स $30 ट्रिलियन, एक्चुअल में 33 ट्रिलियन डॉलर के करीब फिगर आती है, विच इज़ अ रियलिस्टिक असेसमेंट। इसलिए $30 का वो रखा। अब $30 ट्रिलियन के हिसाब से आप पर कैपिटा इनकम और ये सब लगा लीजिए, तो एक बहुत बड़ा आपका मार्केट इंडिया के अंदर है। एक्सपोर्ट तो है ही, पर इंडिया के अंदर भी है और मध्य प्रदेश उसके सेंटर में लोकेटेड है। सेंटर में लोकेटेड है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी पूरे इंडिया में माल बेचने में मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड होगी इफ यू आर सिचुएटेड हियर। तो यहाँ के मिनरल्स को यूज कीजिए, यहाँ के माइनिंग में आइए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यहीं की यहीं लगाइए। आई एम श्योर कि यू वुड नॉट लाइक टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी। इस समय लोग ये बातें कि you will be a loser if you don't fund, you are not part of India's growth story. मैं कहूँगा you will be a loser if you are not part of India's growth story and Madhya Pradesh growth story. Thank you. तो मध्य प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी के भागीदारी बने, इस पूरी यात्रा के भागीदार बने तमाम निवेशक जो वहां पहुंचे, ये बताने की कोशिश, ये आह्वान मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने किया। वहीं मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग की अगर बात करें तो उसके प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने भी एक प्रेजेंटेशन के जरिए ये बताने की कोशिश की कि आखिर क्यों निवेशक मध्य प्रदेश आए, क्यों मध्य प्रदेश में निवेश के लिए वो आए, तो क्या कुछ मध्य प्रदेश की सरकार उनको सहूलियतें सुविधाएं दे रही है, क्या कुछ मध्य प्रदेश में है, किस तरीके से सुविधा संपन्न अब मध्य प्रदेश हो गया है, ये भी बताने की कोशिश की गई। एक पावर सरप्लस स्टेट है, करीब
31 गीगावाट पर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, क्योंकि प्रकृति के प्रति जो हमारी निष्ठा होनी चाहिए, उसको देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी लगातार हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एक जो खंडवा में एस्टैब्लिश किया जा रहा है, पूरे देश भर में सबसे बड़ा है। एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क है, करीब 5 लाख किलोमीटर से ऊपर का। 5 एयरपोर्ट्स हैं, बहुत जल्दी एक और एयरपोर्ट रीवा में और बाद में दतिया में भी शुरू होने जा रहा है। 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश ने लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान भारत सरकार का बना था, उसमें लगातार कड़ी मेहनत करके अपने प्रयासों से बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज को 3 साल का एग्जेम्पशन देते हैं कि उनमें किसी प्रकार का कोई इंस्पेक्शन और बहुत तरह के अप्रूवल्स, डीम्ड अप्रूवल्स की तरह से रहें, उसके हम लोगों ने प्रयास किए हैं। हमने बहुत सारे जो कंप्लायंसेस जो सिटीजन्स को और इंडस्ट्रीज को करने थे, उनको हमने कम करने की कोशिश की है। बहुत सारे ऐसी धाराएं जो कि हमारे अलग अलग नियमों में और एक्ट्स में थी, उनको डीक्रिमिनलाइज करने के, जिसको कि आपराधिक न समझा जाए, ऐसा करने का हमने प्रयास किया है। पूरे देश का पहला स्टेट है जिसने लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि पहले 16 रजिस्टर्स श्रम विभाग में रखने पड़ते थे, उनकी जगह पे अब केवल 1 रजिस्टर पर रखने की आवश्यकता है। हमारा जो लैंड अलॉटमेंट का सिस्टम है वो GIS बेस्ड है। हम भारत सरकार के जो पोर्टल है उसके साथ सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। और कई जगहों पे हमने आपको सुविधा दी है कि आप अपना बिजनेस 30 दिन के अंदर शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे जो अप्रूवल्स हैं उन सबको हम लोगों ने काफ़ी सरल किया है। और इस तरह से सरलता सहजता की वजह से हम लोगों ने इस सिस्टम से 11 लाख से अधिक एप्लीकेशन डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, उनको हम लोगों ने अप्रूव किया है। और 20,000 से अधिक डीम्ड अप्रूवल हैं इसमें। हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, जो माइनिंग बेस्ड यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे, उनके ऊपर फोकस किए हुए हमने कुछ आपको यहाँ दिख रहे हैं कुछ संस्थाओं के नाम। हमारे पास स्किल लेबर बहुत बड़ी संख्या में है, करीब 43% पॉपुलेशन जनसंख्या हमारी वर्किंग एज कैटेगरी में है। स्किल के ऊपर हमने काफ़ी फोकस भी कर रखा है। एम्प्लॉइज का रिटेंशन रेट अगर देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत ही बेहतर है। और शून्य मानव दिवस, नेग्लिजिबल मैन डेज लॉस, इसकी मैं जो कल्पना करता हूँ उस अवधारणा को मध्य प्रदेश ने साकार किया है। और इन सबका निष्कर्ष क्या निकलेगा? चीपर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं इन्वेस्टर्स को कहूँगा कि मध्य प्रदेश में आपको बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलना है। मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो ट्रांसपेरेंट है। इसमें प्लांट और मशीनरी में 40% तक की हम आपको उसका रिटर्न देते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बेहतर करते हैं तो करीब 50% की और इम्प्रूवमेंट। एक्सपोर्ट्स में अगर आप हैं तो 20% की और इम्प्रूवमेंट। और अगर आप कम इंडस्ट्रियलाइज एरिया, नॉन इंडस्ट्रियलाइज एरियाज की तरफ जाते हैं तो 20% का और इम्प्रूवमेंट इस जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस है उसमें आपको मिलता है। पावर और वाटर रिलेटेड आपको सब्सिडीज मिलती हैं। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्रिएट करने पे आपको सब्सिडीज मिलती हैं। और इसी तरह से जो आपको पेटेंटिंग के चार्जेज वगैरह लगते हैं उसके ऊपर भी आपको सब्सिडी मिलती है, लैंड कॉस्ट के ऊपर भी है। तो बहुत ही अलग अलग, जैसा मैंने बताया था कि 100 करोड़ से ऊपर की हो तो कस्टमाइज पैकेज के लिए भी आप। तो ये तो सरकार की वो बातें जो निवेशकों के सामने रखने की कोशिश की गई, जो देश और दुनिया से वहां पहुंचे हुए हैं भोपाल में इस माइनिंग कॉन्क्लेव में। और मध्य प्रदेश में अगर देखें तो क्या कुछ है, किस तरीके से देश भर के माइनिंग में मध्य प्रदेश का रेशो जो है वो होता है, मध्य प्रदेश की भागीदारी कितनी है, ये भी आपको बताने की कोशिश करें। देश में उपलब्ध डायमंड भंडार का 90% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश पायरोफ्लाइट के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। देश में कोयले का उत्पादन 3,61,411 मीट्रिक टन है। मध्य प्रदेश में 30,916 मीट्रिक टन कोल्ड रिजर्व है, जो देश का 8% है। इसी प्रकार चूना पत्थर देश में 19,028.5 मीट्रिक टन है और मध्य प्रदेश में 1,692 मीट्रिक टन है, जो देश का 9% है।
लौह अयस्क देश में 6,209 और मध्य प्रदेश में 54.1 मीट्रिक टन है, जो देश का 1% है। इसी प्रकार तांबा देश में 163.9 मीट्रिक टन है। मध्य प्रदेश में तांबा 120.4 मीट्रिक टन है, जो देश का 73% है। इसी प्रकार मैग्नीज अयस्क 75.0 मीट्रिक टन है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज 19.6 मीट्रिक टन है, जो देश का 26% है। बॉक्साइट 640.5 मीट्रिक टन है और मध्य प्रदेश में 18.6 मीट्रिक टन है, जो देश का 3% है। रॉक फॉस्फेट देश में 30.9 मीट्रिक टन रिजर्व है और मध्य प्रदेश में 9.0 मीट्रिक टन है, जो 29% है। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश में बिजली और सड़क की बहुत समस्या हुआ करती थी, लिहाजा उद्योगपति मध्य प्रदेश आने में कतराते थे। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी के अलावा वो सभी संसाधन मौजूद हैं जो एक काम धंधा चलाने के लिए जरूरी होते हैं। मध्य प्रदेश अब स्थानीय स्तर पर मौजूद संसाधनों को प्रमोट कर रहा है, ताकि केवल बड़े शहर ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी अगर उद्योगपति उद्योग धंधा लगाना चाहे तो वहां की खूबियों को देखकर मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। अब आपको जिलावार बताते हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या कुछ पाया जाता है खनिज के लिहाज से अगर समझें तो, क्योंकि अभी तो हमने आपको पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाई, लेकिन जिलों के लिहाज से अगर बताएं तो किस तरीके से कहां मध्य प्रदेश में क्या कुछ पाया जा रहा है। संपदा से भरा पड़ा है। ग्वालियर और शिवपुरी में आयरन और क्वार्ट्ज और फ्लैगस्टोन पाया जाता है। झाबुआ और अलीराजपुर में रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैग्नीज और ग्रेफाइट मिलता है। नीमच में लाइमस्टोन, बैतूल में कोल, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, लेड और जिंक मिलता है। छिंदवाड़ा में कोल, मैग्नीज और डोलोमाइट मिलता है। बालाघाट में कॉपर, मैग्नीज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट। मंडला और डिंडौरी में डायमंड, डोलोमाइट और बॉक्साइट। सिंगरौली में कोल, गोल्ड, आयरन। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में कोल, कॉलबेट, मीथेन, बॉक्साइट। सागर, छतरपुर और पन्ना में डायमंड, रॉक फास्फेट, डायस्पोर, आयरन और ग्रेनाइट पाया जाता है। जबलपुर में डोलोमाइट, आयरन अयस्क, लाइमस्टोन, मैग्नीज, गोल्ड और मार्बल मिलता है। तो मध्य प्रदेश खनिज संपदाओं से भरपूर है और पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, एक बार फिर आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी हैं, शिव कुमार विवेक जी हैं। आप दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में संभावनाएं हैं। सबसे पहले सुरेश शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, एक तस्वीर हमने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश खनिज संपदाओं से भरपूर है और मध्य प्रदेश की सरकार अब उसको प्रमोट करने का काम कर रही है। कैसे ये मध्य प्रदेश के लिए लाभदायक हो सकता है, खासकर माइनिंग की संभावनाओं पर मध्य प्रदेश किस तरीके से अब इस वक्त काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सरकार की सबसे बड़ी सफलता तो ये है कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में खनिज संपदा की कमी हो गई, ऐसी एक अवधारणा बनी थी। लेकिन आज जिस तरह का प्रेजेंटेशन हुआ है और चीफ सेक्रेटरी साहब ने और प्रमुख सचिव साहब ने जिस प्रकार की जानकारियाँ दी है, उससे बहुत सी गलतफहमियाँ दूर हुई है। तो सबसे पहली बात तो ये कह सकता हूँ मैं कि मध्य प्रदेश में खनिज संभावनाओं के आधार पर आप चाहे उसके उत्खनन की बात कर रहे हो, चाहे या औद्योगिकरण की बात कर रहे हो, उन दोनों मामलों में मध्य प्रदेश में बहुत चांस है, बहुत अवसर है। इसलिए उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश के बारे में अपने मानस को बनाते हुए और यहाँ निवेश करना चाहिए। इस बात के लिए अब कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि मान लो मध्य प्रदेश में खनिज और खनिज के साथ अनेक इंडस्ट्री लगाने का मामला बनता है, जिसके बारे में मोहन सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जिस तरीके से क्षेत्रवार व्यवस्थाएं की हैं, मैं बहुत उस शैली में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सामान्य भाषा में यदि कहा जाए कि हर क्षेत्र में उद्योगपतियों का परिचय कराया जा रहा है कि आप ये देखिए मध्य प्रदेश को, और इस मध्य प्रदेश में देखिए कौन से क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं, यहाँ श्रम कितना है, यहाँ बिजली की उपलब्धता कितनी है, या जमीन कितनी है, रॉ मटेरियल कितना है। ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो आप अपने यहाँ कितना निवेश कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इमीडिएट संभावनाएं दिख जाती हैं। यदि आप इंदौर में बैठ करके और भोपाल में बैठ करके वही सब बात कहते, तब एक उद्योगपति निवेशक के दिमाग में ये आता कि वो कहाँ है वो स्थान जहाँ के लिए बात हो रही है। लेकिन आप जब उसी स्थान पर खड़े हैं, उसी जिसको कहते हैं ना ग्राउंड जीरो,
उसके अंदर यदि आप खड़े होकर के या कल्पनाएं करते हैं तो आपके सामने बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती है और क्षेत्रीय जरूरतों के आधार पर ये। दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश में पहले एक समय था, जैसा अभी आपने भी बोला, एक महत्वपूर्ण बात ये होती थी कि जिसको उद्योगपति रेखांकित करते थे कि या तो सड़क भी नहीं है, या तो बिजली भी नहीं है, या तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं हैं वो नहीं है, मार्केट भी उतना नहीं है, गरीबी भी ऐसी है कि हमारा तो यहाँ का मार्केट कम होगा, हमको तो मध्य प्रदेश से बाहर ही भेजना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं और अब मध्य प्रदेश के पास तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का सरप्लस उत्पादन है, यहाँ का मजदूर जो है वो शांति प्रिय है, कोई भी औद्योगिक आंदोलन नहीं है। इन सारी चीज़ों में स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छी संभावना वाला राज्य है और खनिज का जिस तरह से जानकारी दी गई है, ये खनिज उद्योग को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े बूस्टर के रूप में काम करने वाला है। शिव कुमार विवेक जी, जब हम निवेशकों को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित कर रहे हैं, निवेशकों को मध्य प्रदेश में ला रहे हैं, अलग अलग अंचलों में जा जाकर हम वहाँ की संभावनाओं को बता रहे हैं, अब अगला पड़ाव तो रीवा होने वाला है, यानी कि विंध्य की धरती होने वाला है, और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? उस निवेशक सम्मेलन से पहले भोपाल में ये माइनिंग कॉन्क्लेव होना और साथ साथ प्रधानमंत्री का 21 तारीख को अगर देखें वर्चुअल तौर पर एयरपोर्ट का लोकार्पण करना, शुभारंभ करना, ये सहयोग किस तरीके से या ये क्रोनोलॉजी को किस तरीके से देखा जाए? बड़ा दिलचस्प मामला है। आपने मुझे विंध्य की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट किया है और सुरेश जी ने जो पृष्ठभूमि बताई है कि अलग अलग अंचलों में जाकर जो निवेशक सम्मेलन हो रहे हैं, तो उन अंचलों की पहचान, उन अंचलों की वहाँ जो अवसर हैं, संभावनाएं हैं, उनकी पहचान हो रही है। जहाँ तक विंध्य प्रदेश का मामला है तो देखिए, पहले हम भोपाल से अब विंध्य की तरफ जा रहे हैं। भोपाल में निवेशक सम्मेलन हो रहा है, उसके बाद रीवा में होने वाला है। एक समय था जब विंध्य से भोपाल की तरफ लोगों ने कूच किया था, जब विंध्य राज्य था और मध्य प्रदेश में उसका विलय हुआ। वहाँ की राजनीति का केंद्र बहुत जबरदस्त राजनीति का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति पर विंध्य की राजनीति छाई रही है, लेकिन विंध्य क्षेत्र अपने आप में बहुत पिछड़ा रहा है और इसलिए भोपाल से विंध्य की तरफ कूच करना बड़ा मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि विंध्य में रीवा के लिए कनेक्टिविटी भी नहीं थी। एक जमाने में रीवा के लिए रेल की सुविधा नहीं थी भोपाल से, और एक बस चला करती थी, बहुत लंबे समय में 20 घंटे में बस पहुंचाया करती थी। कनेक्टिविटी का इशू रहा और रीवा उस तरह से रहा जैसे मध्य प्रदेश में, तत्कालीन मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था, उसमें जिस तरह बस्तर की स्थिति हुआ करती थी, पहुंचने में 2 दिन लगते थे, वैसा हमें रीवा लगता था। तो रीवा मुख्य धारा से बहुत कटा रहा है और रीवा के विकास को जिस तरह से अब एड्रेस किया जा रहा है, मुझे लगता है पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम रीवा को मुख्य धारा में इस तरह से लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसा अभी कहा गया कि वहाँ हवाई अड्डा, बहुत बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है जिसका प्रधानमंत्री लोकार्पण करने वाले हैं। इसके पहले एक बहुत बड़ी सौगात रीवा को मिली कि वहाँ सोलर प्लांट मिला, जो अपनी तरह का दुनिया के 10 सोलर प्लांट्स में जिसकी गिनती होती है। 750 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन करेगा। तो वहाँ का जो सोलर प्लांट है, या दूसरी जो हमने और खंडवा में जो सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया, उसके बाद मध्य प्रदेश देश की सोलर राजधानी होने वाला है। और अभी ये जो खनिज के मामले में हमने जो पहल की है, उससे जैसा बताया भी गया कि मध्य प्रदेश खनिज की राजधानी बनने वाला है। तो देखिए, विंध्य के लोग जो बहुत विंध्य पिछड़ा रहा है, बहुत वन संपदा, अकूत वन संपदा रही है विंध्याचल की, लेकिन पिछड़ा रहा है। उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ये जो प्रयास हो रहे हैं, इसमें वहाँ रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, शहर वहाँ के समृद्ध होंगे और वहाँ की खेती, वहाँ की वन संपदा, इस सब के लिए एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। सुरेश जी, हम स्थानीय अपनी जो संसाधन है उनका दोहन कर सकें और उसका सदुपयोग कर कर हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे लोगों को रोजगार बढ़ाने में अगर संभावनाएं दिखती हैं तो उस पर काम, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश एक नई पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की तरफ अब आगे बढ़ चुका है? क्या मध्य प्रदेश एक नई दिशा की तरफ अब राज्य को आगे ले जाने पर काम कर रहा है? देखिए, देश की पॉलिटिक्स और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स पर यदि बात की जाए, मैं राजनीतिक बातें नहीं कह रहा हूँ, इसी से जुड़ी बातें, इसके ऊपर आप बात की जाए तो पहली बार हमको 2014 के बाद ये देखने को मिला है कि क्षेत्रीय असंतुलन की कोई बात नहीं हो रही है। अब केवल ये हो रहा है कि जहाँ जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उसके आधार पर वहाँ काम किया जाए। आप एक लाइन MSP की बोलना चाहता हूँ, वो ये कि किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह लिए बिना सरकार ने किसानों को समृद्ध करने की दृष्टि से MSP के भाव में
बढ़ोतरी करने की कोशिश की है, हर बार की है। इसी प्रकार से किसी भी एक क्षेत्र में जो पिछड़ा है या जो जिसकी ज़रूरतें हैं उसके बारे में रोड मैप बना है, उसके साथ एयर और सड़क कनेक्टिविटी बनाई है ताकि उसके डेवलपमेंट के रास्ते खुल सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सत्ता संचालन करने वाले राजनेताओं के दिमाग में ये बात आ जाए कि मैं अपने क्षेत्र को तो सबसे पहले विकसित करूं, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश को विकसित करूं, यदि इस मानसिकता को भी कहीं हम स्वीकार करते तो विंध्य क्षेत्र ने प्रदेश की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रही, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के बारे में बहुत विचार नहीं किया। मैंने 2004 में मध्य प्रदेश भ्रमण किया था। आदित्य जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने इन सारे बड़े नेताओं की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर के देखा, सभाएं हुई, उसमें मैंने कवर किया। मैंने ये देखा कि वहां डेवलपमेंट का वो बात है ही थी नहीं, वो सोचते ही नहीं थे, क्योंकि यदि आदमी पढ़ा लिखा हो जाएगा और समृद्ध हो जाएगा तो वो जो है वोट देने के बारे में उसका एक विचार बनने लग जाएगा, तो उसको ऐसा होने ही नहीं दिया गया। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये देश जो है ये मानसिक रूप से ये समझने लग गया है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट कितना हो रहा है और वो भ्रम में नहीं आ रहा। अगली बात ये है कि उसको ये मालूम है कि आलोचना करने वाला ये कह रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, और जिस स्थान पर वो चल रहा है वहां उसे डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब प्रोपगंडा काम नहीं आ रहे हैं, अब केवल काम आ रहा है तो धरातल पर किया हुआ काम आ रहा है। यही नीति है। मैं एक लाइन और बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरीके से G20 का पूरे देश के राज्यों में, विभिन्न राजधानियों में ले जाकर के क्षेत्रों में या पर्यटन क्षेत्रों में ले जाकर के G20 देशों के सम्मेलन की अंश पूरे कराए, इसी प्रकार से उसी धारणा को लेकर के डॉक्टर मोहन यादव जी विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगपतियों को ले जाकर के ये बता रहे हैं कि ये देख लीजिए हमारे यहाँ ये सब कुछ है, इस सब कुछ से आपको क्या मिल सकता है और मध्य प्रदेश को आप क्या दे सकते हो, रोजगार कितना दे सकते हो, निवेश कितना दे सकते हो। बहुत सपाट बात हो रही है और ऐसी बात करने के लिए खुले दिल की पॉलिटिक्स और खुले दिल के लिए देश प्रदेश के प्रति समर्पण का जो भाव है वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। शिव कुमार जी, जिस बात को सुरेश जी कह रहे हैं ना कि अलग अलग जगहों पर ले जाकर बताया जा रहा है, एक्सप्लोर करवाया जा रहा है कि हमारे पास क्या क्या है, लेकिन जब कोई निवेशक यहाँ आए तो सरकार ये कह रही है कि हमने नीतियों को भी सरल करने का काम किया है, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम किया है, हमने श्रम कानूनों को सरल बनाने का काम किया है। ये मध्य प्रदेश ने किस तरीके से इस ओर आगे बढ़ी है मध्य प्रदेश की सरकार? देखिए, मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया पिछले, अगर हम 1.5 दशक की बात करें तो वो था इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से अर्थव्यवस्था में जो गति आती है वो हम देख रहे हैं, लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से गति नहीं आएगी। मध्य प्रदेश ने इस दिशा में और प्रयास किए हैं और कुछ प्रयासों की अभी और जरूरत है। जैसे अगर गांव तक सड़क पहुंच रही है तो गांव के उत्पाद को क्या हम यहां मार्केट उपलब्ध करा पा रहे हैं? देखिए, बड़ी अच्छी योजना एक जिला एक उत्पाद लागू हुई है, हर जिले में कोई ना कोई उत्पाद है, वो उत्पाद क्या मंडियों तक पहुंच रहा है, एक बात। और दूसरी बात है कि क्या स्किल डेवलपमेंट या स्किल्ड लेबर वहां मिल रहा है क्या? तो इस दिशा में हम देख रहे हैं कि IITs को मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने तो देश में IITs में भी रैंकिंग शुरू की है और हमारे मध्य प्रदेश की कई IITs दौड़ में शामिल हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मंडियों के मामले में जैसा कहा गया है कि ईज ऑफ डूइंग, तो मंडियों में उत्पाद की सरलता से पहुंच सके, इसकी व्यवस्था भी पिछले दिनों में की गई है। इसका परिणाम भी यह है, अगर हम देखें आंकड़ों में देखें तो पर कैपिटा इनकम पिछले 15 साल में 5 गुनी बढ़ी है और 1,42,000-45,000 के आसपास हमारी पर कैपिटा इनकम पहुंची है। देखिए, अगर व्यक्ति समृद्ध नहीं होगा तो जीडीपी भी समृद्ध कैसे होगी, और जीडीपी समृद्ध नहीं होगी तो व्यक्ति समृद्ध कैसे होगा? मध्य प्रदेश कई राज्यों में, हम एक बीमारू राज्य बचपन से सुनते आए थे, बीमारू राज्यों में शामिल था। आज भी मध्य प्रदेश कई राज्यों में हिंदी बेल्ट में पिछड़ा हुआ है, लेकिन हम जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में एक उज्जवल संभावनाओं का एक क्षितिज खुला है। जहां तक सरकार के प्रयासों की बात है तो देखिए, निवेशक सम्मेलन में अगर उद्योगपतियों की समस्याओं का मौके पर समाधान हो रहा है तो उनकी समस्या ही तो बिजनेस की समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से वो समस्याओं को एड्रेस किया जा रहा है। जो हमने पिछले इंदौर कॉन्क्लेव में देखा, हमने जबलपुर कॉन्क्लेव में देखा और भोपाल कॉन्क्लेव में देखा कि बहुत सी व्यावसायिक गतिविधियां जो हैं उनमें जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जा रहा है।
सुरेश जी, एक बड़ी आम चर्चाएं हर जगह होती थी पहले भी, और अब ये कहा जाता है मध्य प्रदेश में कि अब ब्यूरोक्रेसी नहीं, रेड टेपिज्म नहीं, रेड कारपेट के साथ हम स्वागत कर रहे हैं। और कई बार ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी कई सारी बातें राज्य में होती हैं, लेकिन आज का जो ये मंच था, आपने आज के तस्वीरें भी कई बार बहुत कुछ कहती हैं। आज के इस मंच पर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति दिखाई नहीं दिया सर। आज के इस मंच पर की अध्यक्षता कर रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, उसके बाद तमाम विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे हालांकि आज तो मंच पर, और कोई ऐसा पॉलिटिकल चेहरा भी नहीं था। ये क्या कुछ बताता है मध्य प्रदेश की इस तस्वीर को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये तो एक पहली बात तो ये है कि एक राजनीतिक कारण था। आज हरियाणा के मंत्रिमंडल की शपथ थी, और जिस प्रकार का जम्मू कश्मीर में शक्ति प्रदर्शन किया गया था, वैसा का वैसा सेम प्रदर्शन भाजपा की ओर से किया गया कि सारे के मुख्यमंत्री और सारे जो सहयोगी दलों के नेताओं को वहाँ बुलाया गया था। इसलिए एक तो इसका कारण ये है। दूसरा, एक बड़ा जो आपके सवाल का आशय है वो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज मध्य प्रदेश को राजनीतिक स्वार्थों से परे हट करके डेवलपमेंट की बात करने का मौका मिला है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं होते। उनका कोई स्वार्थ ये नहीं होता कि कौन सी पार्टी को वोट कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, और न ही प्रमुख सचिव महोदय को होंगे या अन्य जो अधिकारी वर्ग हमारा जो है वहाँ मंचासीन था या व्यवस्थाओं में लगा हुआ था, उसके दिमाग में ये सब कभी भी योजना होगी। लेकिन निश्चित रूप से जिस पार्टी की सत्ता होती है या जो सत्ता का मुखिया होता है, उसके हित में वातावरण बने, ये सबकी मानसिकता होती है। परंतु जो आज का वातावरण था वो स्पष्ट संदेश था कि अब आपको बीच में नेता की जरूरत नहीं है, या नेता बीच में आज नहीं खड़ा हुआ है, तो आज आप सीधे सीधे बात कर लीजिए। और वो सीधे सीधे बात करने का परिणाम 2-3 दिन में हम सबको मालूम चलेगा कि क्या आने वाला है। एक बात आप आदित्य जी बहुत बारीकी से समझने की है। मैं बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र को कवर करता रहा हूँ, मुझे मालूम है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि उद्योगपति किसी का सगा नहीं होता। इसका मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है? उसको मध्य प्रदेश से कोई प्रेम नहीं है, उसको अपने मुनाफे से, अपने रोजगार के बढ़ने से, व्यापार के बढ़ने से जो है उसका सीधा सीधा ही है। तो आप उसके व्यापार को फायदा देने वाले नियम कायदे कानून बना सकते हैं क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं क्या? आप उसके लिए जमीन और जो है श्रम उपलब्ध करा सकते हैं क्या? आप क्या, जैसा अभी आपकी तरफ से भी, शिव कुमार जी की तरफ से भी ये बात आई कि क्या आप जो है स्किल लेबर दे सकते हैं क्या? कौशल उन्नयन के साथ वो और एक प्रकार से पारंगत व्यक्ति हो, ऐसा कुछ दे सकते हैं क्या? तो ये सारी चीजें जिन भी राज्यों ने उपलब्ध कराई, उन राज्यों को पहले डेवलपमेंट के चांस मिले। एक जो मध्य प्रदेश के साथ हम सब लोग जो देखा करते थे कि माइनस जो था वो दो ये था कि एक तो हम रॉ मटेरियल को भेजेंगे, ये फिनिश गुड्स को भेजेंगे कैसे, वो बेचेगा कहाँ, उसके लिए बाजार कहाँ उपलब्ध होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो इतनी ज्यादा क्रय शक्ति थी नहीं जो अभी बढ़ करके हुई है। तो एक तो हमारे लिए प्लस हो गया कि मध्य प्रदेश की क्रय शक्ति बढ़ गई। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वाला विशेष रूप से बना है, रेलवे वाला जो तीसरी लाइन डलने के बाद बना है, आपको मैं पिछली बार भी आपके किसी कार्यक्रम में मैंने बोला था कि सिंगरौली से लगाकर कटनी तक डबल लाइन ही नहीं थी, अब तो तीसरी भी व्यवस्था हो गई, विद्युतीकरण हो गया है, सारी जो व्यवस्थाएं हुई हैं, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेहतर हुआ है। केवल 2 चीजों की हमारे यहाँ कमी है, उसको हम धीरे से यदि और सुधार लेंगे। पहला, हमारा जो है हवाई कार्गो की व्यवस्था यदि और बेहतर हो जाए वो, और तीसरा, हमारे पास पोर्ट नहीं है, तो पोर्ट की हमारे यहाँ व्यवस्था हो नहीं सकती। लेकिन हमारा उत्पादन जो है वो जितना फास्ट पोर्ट तक पहुंच सकता हो, इसकी व्यवस्था मुझे लगता है की गई है। और हम इतनी जल्दी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और गडकरी जी के माध्यम से जिस तरह की सड़क व्यवस्था की गई है, आप दो चीजों के लिए हमने महसूस किया है, ये हमारा अपना अनुभव है। पहला कि यदि हम सेफ्टी की दृष्टि से कहें कि सैन्य सामान की आवाजावी के लिए हमने रोड का इतना जबरदस्त कर दिया कि जो 11 घंटे में काम होता था वो 3.5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में के आ गया, नजदीक पहुंच जाते हैं हम शॉर्टकट के रास्तों से। और दूसरा जो है हमारा जो उत्पादन है, उस उत्पादन को जहां कंजम होने वाला स्थान है वहां जो है पहुंचाने तक के लिए हमारे पास व्यवस्था हो गई। तो मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश में अब निवेश करने के लिए व्यापारी को, निवेशक को लाभ होगा, और लाभ के साथ उसको शांति, सुरक्षा और अपने उत्पादन करने के लिए मजदूर होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आने के बाद से पहले हमारे यहाँ मोटे तौर पर यह विचार किया जाता था कि केवल और केवल कर्मचारी और लेबर्स के बारे में श्रम कानून बनाए जाते थे। अब उन श्रम कानूनों की जो पेचीदगियां हैं उनको कम करते हुए, ठीक है इसमें श्रमिक क्षेत्र को नुकसान हुआ है,
लेकिन ये इसके साथ की औद्योगिक निवेश के बाद यदि स्थितियां सुधरती हैं तो श्रमिक के लाभ की व्यवस्थाएं अपने आप बन जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली और आपने ये भी बताया कि किस तरीके से यातायात आवागमन की चीज़ें तो हुई हैं, उसके साथ साथ कच्चा माल और एक्सपोर्ट और इन सब चीज़ों को भी काफ़ी प्रकाश डालने की कोशिश की। लेकिन अब मैं कुछ आंकड़ा भी सर आपके सामने रखना चाहूँगा कि हाल में एक स्टोरी भी हमने की जिसमें ये बताया था हमने कि 5 साल में मध्य प्रदेश में एक्सपोर्ट बढ़ा है। भले ही देश भर में राज्यों में मध्य प्रदेश की पोजीशन 15वें नंबर की रही हो, लेकिन अगर 2019-20 को छोड़ दें 18-19 की अगर बात करें तो 18-19 में 44,639 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट मध्य प्रदेश से हुआ था, जो 2022-23 में आते आते वो अब 65,878 करोड़ रुपए का हो गया है। पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में लगातार एक्सपोर्ट बढ़ा है। उसका एक बहुत बड़ी कारण ये भी है कि राज्य की सरकारों की नीतियां हों, चाहे कच्चे माल को लेकर, उद्योगों को बढ़ावा लेने को लेकर, ये तमाम काम राज्य और केंद्र की सरकारों ने किए हैं। शिव कुमार विवेक जी, एक चीज़ यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि जब एक्सपोर्ट हमारे देश में मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, संसाधनों पर हम जब काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि जिस जो कई बार कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं देश के अंदर, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो गरीबी को लेकर हो, मध्य प्रदेश में वो भी सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मानते हैं कि 2047 तक जिस लक्ष्य तक पे की तरफ भारत बढ़ रहा है आगे, उसमें मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान होगा? हाँ, देखिए, अभी हम लोगों ने मुख्य सचिव जी का भाषण सुना, आज के कॉन्क्लेव में उन्होंने जो कहा है उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही है कि देश को अगर देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो मध्य प्रदेश का भी उसमें योगदान, अहम योगदान होना चाहिए, होगा, और ये आश्वासन उन्होंने दिया है। तो निश्चित रूप से देखिए, देश का विकास किसी भी राज्य को पीछे रख के, पिछड़ा रखकर नहीं हो सकता, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देश के उन जिलों तक को एड्रेस किया है जो जिले पिछड़े हुए हैं, आकांक्षी जिले के रूप में उनको विकसित करने की योजना बनाई है। तो जाहिर बात है कि मध्य प्रदेश, जहां बड़ी तादाद में वन संपदा है, बड़ी तादाद में खनिज संपदा है, इनके दोहन से हमारी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा, ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी समझ रही है और राज्य सरकार भी समझ रही है। और इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मध्य प्रदेश को खनन की राजधानी बनाने की बात भी कही है, क्योंकि हमारे पास बहुत प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। देश के अंदर मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है खनिज संपदा में, और रेवेन्यू के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होती है खनिज से। तो जाहिर बात है कि इसका जितने बेहतर तरीके से दोहन होगा, मध्य प्रदेश उतनी प्रगति करेगा और जीडीपी में हमारा योगदान उतना ही, देश की जीडीपी में हमारा योगदान उतना ही बढ़ेगा। तो देश अगर विकसित होगा तो मध्य प्रदेश भी विकसित होगा, और मध्य प्रदेश विकसित होगा तो देश विकसित होगा, जिस दिशा में हमारा काम हो रहा है। सुरेश जी, एक चीज यहाँ आपने बहुत शुरुआत में एक बात बोली, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए तो एक बड़ा संशय था, कई सारी खनिज संपदाएं जो है हमारी वो छत्तीसगढ़ में चली गई हैं और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं पिछड़ गया है चीज़ों को लेकर। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश ने आज एक नई तस्वीर दी है, या फिर मध्य प्रदेश ने कई प्रयास तब से जो मध्य प्रदेश के चल रहे थे शायद वो आज नए दिखाई दे रहे हैं कि आज हम अपनी खनिज संपदाओं को प्रदर्शित करने की तस्वीर में आ गए हैं? देखिए, एक राजनीतिक रूप से यदि देखा जाए तो पहली बात ये होती है कि आपके पास विजन कैसा है, और जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है या नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के साथ का जो समूह होता है उसके पास किस प्रकार का विजन है। मुझे ये लगता है कि जो बीमारू राज्य था, और बीमारू के कारण जो मध्य प्रदेश को एक माइनस देखा जाता था, लेकिन उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये था, जो नरेंद्र मोदी जी आमतौर पर कहते हैं कि आपदा से मैं अवसर खोज लेता हूं मैं, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान लीडरशिप ने, चाहे वो शिवराज जी की हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी की लीडरशिप हो, और हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो, उन्होंने इस संभावनाओं को देखा कि जब बीमारू राज्य है तो हमारे पास तो पूरा मैदान खुला हुआ है, हम जितना करेंगे वो प्लस दिखाई देगा। यदि नेहरू जी देश का डेवलपमेंट करते हैं तो उससे पहले डेवलपमेंट कहाँ था, तो जो किया वो हमको बहुत ज्यादा दिखा। लेकिन आज यदि जितना किया जाए तो मध्य प्रदेश के सामने भी यही स्थिति है रही कि भाई मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, यहाँ कितना अच्छा किया जा सकता है, एक विजन के साथ किया जा सकता है। तो यहाँ 3-4 चीजों को एक साथ लेकर के हम लोग ने देखा, मध्य प्रदेश चला, लीडरशिप लेकर के चली। पहला, हमारा जो किसान है उस किसान को किस प्रकार से समृद्ध बना करके उत्पादन बढ़ाया जाए। आपने जिस निर्यात की बात की थी, मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन पंजाब और हरियाणा से ज्यादा होने लग गया। तो जब यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ तो जो यूक्रेन अनाज का सप्लाई करता था वो भारत को करना पड़ा, उसमें मध्य प्रदेश का एक बड़ा योगदान हुआ, जिसके कारण ये आंकड़ा आप बता रहे हो ये बड़ा है। दूसरी बात, किसान की समृद्धि के साथ ये हुआ कि यहाँ
जो गरीब है, जो आदिवासी अंचल है, तो उसके अंदर हमें एक अच्छा श्रम मिलता है, मजदूर हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, मेहनती मिलते हैं, ईमानदार मिलते हैं, काम के प्रति वफादार मिलते हैं। वो मुफ्तखोरी का उनका कंसेप्ट नहीं है, वो श्रम का कंसेप्ट है उनका। तो उसको किस प्रकार से स्किल करा जाए, आप उसको आईटीआई में नहीं भेज सकते, लेकिन आप उसको काम करने का कौशल सिखा सकते हैं। तो जिस तरीके से उसको तैयार किया गया, उसने मध्य प्रदेश को जो है ऊपर उठाने में बड़ा योगदान दिया। तीसरा जो सबसे बड़ा था कि हमारे जो व्यापार में और उद्योग में ये मानसिकता थी कि हम तो सब्सिडी लेने के लिए मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, उसके बाद किसी दूसरे राज्य में खिसक जाएंगे या आगे निकल जाएंगे। हमने उस मानसिकता को तोड़ा और ये कहा कि नहीं, मध्य प्रदेश केवल आपको सब्सिडी खाने का साधन नहीं बन सकता, आप यहाँ कुछ करके बताइए। तो 4-5 चीजें मध्य प्रदेश में, मैं लंबा बोलना हो जाएगा, तो ऐसी कई चीजें थी जिसको वर्तमान प्रशासन ने और शासन ने, सत्ता ने इसको दूर करके और मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट का एक मानचित्र तैयार किया। और नरेंद्र मोदी जी की 2014 के बाद जो सरकार आई है, उस सरकार की सबसे बड़ी विशेषता, वो कांग्रेस शासित राज्य हो या वाम शासित राज्य हो, वह कंजूसी नहीं हुई। हर एक मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो, उसका कहना यह था कि हम नरेंद्र मोदी जी के इनके गडकरी साहब के लिए सामने जो सड़कों का प्रस्ताव लेकर के जाते थे, तो वो कहते थे ये तो बहुत कम लेके आए हो, आप तो ये व्यवस्था और करिए, आपके बारे तो मैंने ये कल्पना कर रखी है। एक चीज, यदि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिलता था, तो प्रधानमंत्री जी के बारे में कभी किसी मुख्यमंत्री ने, कितना ही विरोधी पार्टी का हो, एक स्टेटमेंट मीडिया के सामने कभी नहीं आया कि उन्होंने ये कहा हो कि हम प्रधानमंत्री जी के सामने प्रपोजल लेकर के गए थे और उन्होंने राजनीतिक भेदभाव के आधार पर हमारे प्रोजेक्ट में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने बिल्कुल रुचि दिखाई। और आप देखिए, जो एक सबसे बड़ी चीज है, जो जिसको हम बहुत, जो गांव में रहने वाले, जिन्होंने गांव में जीवन जिया है, वो ये देखेंगे कि जो गांव का हस्तशिल्प है, गांव के जो छोटी छोटी उत्पादन है, उस उत्पादन को मार्केट देने की बात, वोकल लोकल के लिए वोकल होने की जो बात कही गई है, इतने सामान्य से दिखने वाले कंसेप्ट है, लेकिन ये घाव गंभीर करने वाले हैं, जो अंदर से ये बताते हैं कि हम, यदि हमारे ग्रामीण उत्पादन को हमने खरीदना चालू कर दिया, शोपीस बनाने का काम कर दिया, तो हमारा गरीब व्यक्ति जो है, एक और फाइनल बात कहना चाहता हूं, वो ये कि जो बैंक अकाउंट खोले प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता योजना के अंतर्गत, उससे आम आदमी के पास पूरा का पूरा पैसा जेब में जाने लगा और उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि हुई, जिसके अंदर मार्केट का बड़ा एकदम से बूम आया, मार्केट में सुधार आया। अगली बात यह कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ है पैसे का, उसके कारण एक सब्जी वाला, एक ठेले वाला, एक छोटा सा व्यापार करने वाला आदमी आज जो जी इसमें एक बात मैं जोड़ूंगा, एक बहुत अच्छा एक सिल्वर लाइन है कि देखिए, कृषि में हमने इतना उत्पादन किया, जैसा सुरेश जी ने जिक्र किया, कई बार हमें कृषि कर्मण अवार्ड मिले और पूरे देश में भारत की खेती की साख है। अगर मैं पंजाब में था तो वहां भी बोर्ड लगे रहते थे, सीहोर का सरवती गेहूं यहाँ उपलब्ध है। उसके बाद हम ये दूसरे क्षेत्र को एड्रेस कर रहे हैं, जो भारी संभावनाओं वाला क्षेत्र है, खनिज। कृषि के बाद हमने खनिज को पर जो फोकस किया है, वो निश्चित रूप से कृषि की तरह ही हमें उस तरह से रिटर्न्स देगा। इसमें आपको लगता है शिव कुमार विवेक जी की जो जिस बात का जिक्र सुरेश शर्मा जी कर रहे थे, उन्होंने एक लाइन बोली कि जो व्यापारी होता है वो किसी का सगा नहीं होता है, उद्योगपति किसी का सगा नहीं होता, और बड़े पॉजिटिव वे में बोली कि उसको अपना मुनाफा दिखता है। तो चाहे वो सरकारें हों, तमाम चीज़ें हों, अगर वो पैसा तभी लगाएगा जब उसको रिटर्न उसका मिलता हुआ दिखाई देगा। क्या मध्य प्रदेश ने वो एक मॉडल अब तैयार कर लिया है? क्योंकि इस मॉडल को बहुत निष्पक्षता और बहुत ईमानदारी के साथ आपको काम करके तैयार करना पड़ेगा। और क्या वो मध्य प्रदेश उस लेवल पर आ चुका है कि कोई निवेशक केवल इस मॉडल पर मध्य प्रदेश में आ रहा है कि उसको मध्य प्रदेश से प्यार नहीं है, उसको सिर्फ इसलिए आना है कि उसको यहाँ फायदा मिल रहा है? देखिए, ये बात तो सही है कि उसे अगर लाभ होगा तो वो यहाँ टिकेगा। और हमने इसी मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन के उद्योगों को उजड़ते हुए देखा है, जहाँ सूती कपड़े के मामले में इंदौर और उज्जैन पूरे देश को, विदेश को निर्यात करते थे। उनकी स्थिति क्या हुई है हम जानते हैं। वहाँ आज एक भी सूती कपड़ा कारखाना नहीं है और सारे उद्योगपति कारखाने बंद करके चले गए और उसके कारण बड़ी भयावह बेरोजगारी का एक दौर भी इन शहरों ने देखा है। तो निश्चित रूप से अगर उद्योगपति को अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे बहुत सी स्थितियां हैं। उसके पीछे सरकार भी जिम्मेदार है, उसके पीछे समाज भी जिम्मेदार है, उसके वहां की जो स्थानीय परिस्थितियां हैं वो भी जिम्मेदार है। इन सबको एक साथ जब आप देखेंगे रखकर, तो एक उद्योग की सफलता की संभावनाओं को की गारंटी आप देख पाएंगे।
मध्य प्रदेश का जो मॉडल की बात हो रही है, इसको तो अभी समय के साथ इसका टेस्ट होगा। ये नया मॉडल है। देखिए, उद्योग बंद हुए और फिर हम एक नए सिरे से उद्योगों को शुरू करने के, और हर क्षेत्र में जो बता रहे हैं आपके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करके हर क्षेत्र में एक उद्योग, बड़ा उद्योग और उद्योगपतियों को लाने की हम जो चेष्टा कर रहे हैं, इसका अभी समय के साथ टेस्ट होगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि वातावरण अगर रहता है तो वो सारे संसाधन भी उपलब्ध कराने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास होते हैं, जो हम अभी होते देख रहे हैं। अब भविष्य में इसकी सातत्य, इसका जो है कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए, जैसे हम उम्मीद करते हैं। सुरेश जी, आप कुछ कह रहे थे? जो उद्योग का शिव कुमार जी ने उल्लेख किया है, कपड़ा उद्योग इंदौर का और उज्जैन की मिल लगा लीजिए, ग्वालियर की देख लीजिए, ये सब एक जिसको कह सकते हैं ना कि शासकीय असुविधाओं का शिकार हुई है, और उन्हीं कर्मचारियों को पुराना वेतन देने का काम मोहन यादव जी ने किया। इसका मतलब ये है कि यदि वर्तमान परिवेश मानसिकता वाली सरकार पहले होती तो इन उद्योगों को बचाने के प्रयास होते, और निश्चित रूप से वो तो बीएफआर और वो जो एक फार्मूले निकाल करके कि आपके पास की जमीनों का आप उपयोग करिए और आप अपनी इंडस्ट्री को बचाइए, वो सब केवल जो है राजनीतिक प्रोपेगेंडा। सर, रोजगार के लिहाज से अगर देखें सुरेश जी, मैं अगर रोजगार के लिहाज से समझने की कोशिश करूं तो आंकड़े, आप चूंकि पत्रकार हैं, लंबे समय से आप देख रहे हैं, उनमें क्या आपको लगता है कि कुछ अच्छी संभावनाओं के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उनमें कोई सुधार हो सकता है? देखिए, रोजगार के बारे में जो बातें की जाती हैं, क्योंकि अभी तक जो निवेशक सम्मेलन हुए सर, जो मैं आंकड़ा देख पा रहा था, उसमें ये दावा निकल कर आया कि करीब 5 अभी तक अगर देखें तो वो हुई है, ये शायद 5वीं होने जा रही है रीवा की, अब तक 4 हो चुकी हैं। 3 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की सरकार ने उम्मीद जताई है 2,45,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव जो है वो मध्य प्रदेश को मिल गए हैं पिछले 7 से 8 महीने में। देखिए आदित्य जी, आपसे चर्चा में मैं कुछ देर पहले जब हम यहाँ नहीं आए थे, तब मैं आपसे चर्चा में कह रहा था कि मैं इंदौर गया था, आरआर कैट के सम्मेलन, पत्रकारों को बुलाया था उन्होंने, और जो वैज्ञानिक शोध है उनकी जानकारी उन्होंने दी। वहाँ डॉक्टर सीपी पाल, ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने हमें अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि भारत में पहले केवल रोजगार यानी नौकरी देने की मानसिकता तैयार की जाती थी, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम निवेश करके और उसको कहें कि तू उद्यम की तरफ चला जा। आज जो नरेंद्र मोदी जी उद्यम की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं, स्टार्टअप की तरफ ले जा रहे हैं, इसका स्पष्ट ये है कि अब हमारे पास तकनीक भी आ गई है, हमारे पास जो है इकोनॉमी भी हमारी समृद्ध हो गई है। तो सबसे पहले तो हमको इस बात के बारे में अब चर्चा करते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रोजगार का मतलब नौकरी मांगना नहीं है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाला मामला नहीं है, अब नहीं है। अब एक तो ये चेंज करना पड़ेगा भारत की मानसिकता को कि अब हम रोजगार के बारे में बात करते वक्त उसके स्टार्टअप के बारे में कितनी बात करते हैं, उसने औद्योगिक वो कितने लोगों को रोजगार दे सकता है, इस कंसेप्ट के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। एक बात तो ये कहना चाहता हूं। दूसरा, एक बहुत बड़ा चेंज हिंदुस्तान में हुआ है, वो भी 2014 के बाद। मैं कोई राजनीतिक प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2014 के बाद एक बड़ा चेंज हुआ है कि जो कॉलेजेस थे या यूनिवर्सिटीज थे, उसके अंदर जो 3 साल का एक ही साल में सर्टिफिकेट दे दिया जाता था, उसका एनरोलमेंट नंबर जो है अब नेशनलाइज हुआ है, और उसके कारण आपको अब पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके कारण जो अनफिट लोग थे, देखिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, लोगों को बुरा लगता है लेकिन इसको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये देखिए, जो बड़ी डिग्री लेकर के और चपरासी की नौकरी मांगने जा रहा है, वो वास्तव में उस चपरासी की योग्यता के लायक ही है। वो डिग्री का कोई मायने नहीं, क्योंकि उसने डिग्री तो ली है। तो आप उसको बहुत गलत एंगल से मत सोचिए, इस एंगल से सोचिए कि आपने अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ले लिया है, आप क्वालिफाई नहीं हुए हो, इसलिए ये स्थिति। इसलिए अब आने वाले समय में आपको ये रोजगार के आंकड़े इसलिए मिलेंगे क्योंकि हर साल पास आउट होते हैं। हाँ, इसलिए आप उसमें जाने की बजाय ये देखेंगे कि आपके पास अवसर कितने आ गए। सुरेश जी, रोजगार के आंकड़ों को भी अब हमें नए संदर्भ में देखना चाहिए। हम रोजगार के आंकड़े किसी कंपनी में या पीएफ में या रोजगार कार्यालय में पंजीयन से आंकते थे, लेकिन देखिए आज बहुत से बच्चे
मोटरसाइकिल लेकर गांव से शहर में आ गए हैं और वो ओला में या दूसरी कंपनियों में अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वो कहीं पंजीयत नहीं है, लेकिन वो उन्हें रोजगार मिला हुआ है। शिव कुमार जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर सर ये भी, वक्त मेरे पास बड़ा कम है, कि माइंस का क्षेत्र जो है, मिनरल्स का क्षेत्र जो है, आपको लगता है कि ये और ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत अच्छा क्षेत्र भी है, ये अर्थव्यवस्था को और तेज गति, क्योंकि देखिए आमतौर पर दूसरे उद्योगों में अगर उद्योग कोई व्यक्ति आएगा या निवेश करेगा, उसके कंपैरिजन में अगर खनिज संपदाओं पर अगर वो उद्योग धंधों पर काम करेगा तो ये और ज्यादा बजट के लिहाज से, पैसे के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो ये है कि उद्योगपति एक होता है जिसका उद्योग होता है, लेकिन उसमें हजारों लोगों को काम मिलता है। इसके अलावा जो सहायक रोजगार हैं, जहां भी उद्योग होता है बड़ी तादाद में सहायक रोजगार पैदा होते हैं। आज देखिए, अगर हमारे यहाँ पत्थर की खदानें भी हैं तो उनमें कितने लोगों को काम मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम मिल रहा है, वो वहाँ होटल चलाते हैं, वहाँ दूसरे उद्योग चलाते हैं। तो ये जो सहायक उद्योग हैं ये बड़ी तादाद में उन शहरों के आसपास आते हैं। देखिए, बीना में कारखाना एक खुला था, आज बीना में कितने लोगों को काम मिला हुआ है और क्या स्थिति है, उस एक पिछड़ा हुआ नगर था। तो निश्चित रूप से कोई भी उद्योग आएगा, कोई खनन का जिस क्षेत्र अगर डेवलप होगा तो उस क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बात मैं जल्दी में कह दूं, और वो ये कि उद्योग और उद्योग से राजस्व प्राप्ति की बात के साथ हमको हमारे यहाँ के खनिज संपदाओं का जो नेशनल लेवल पर यूज होता है और उसकी रॉयल्टी का जो प्रतिशत मिलता है, उसकी हमेशा राज्यों से शिकायत रहती है। तो मैंने बहुत पहले भी ये बात उठाई थी, आज भी आपने अवसर दिया है तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि हमारा कोयला, मध्य प्रदेश का कोयला मध्य प्रदेश से बाहर जाता है तो हमें उसकी एवज में इतने राशि मिलना चाहिए कि हमारे कोयले से हमारे राजस्व में बढ़ोतरी हो। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं सर, और मुझे लगता है कि जो प्रयास राज्य की सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकारों के जो फायदे होने चाहिए वो अगर बहुत बेहतर तरीके से होते हुए दिखाई देते हैं तो इस तरीके की उद्देश्य फलीभूत होते हुए भी दिखाई देंगे। अब मिनरल्स को लेकर, माइनिंग को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने फोकस किया है, क्योंकि और विंध्य की तरफ भी अब राज्य की सरकार जा रही है, जहां की संभावनाओं को टटोलेगी। उम्मीद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो भी बहुत जल्द पूरा होगा, यानी कि अगर कहें कि कैपिटल ऑफ माइंस बनना अगर मध्य प्रदेश को है तो उस ओर ये कदम बहुत सकारात्मक तौर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिव कुमार विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने की। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।